आप जब भी आ रहे हो मोस्ट वेलकम, ठीक है। एडवर्टीजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टी इज डिसअलाउड। तो आप पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी एडवर्टीजमेंट दो या डोनेशन दो, डिसअलाउड। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है, आप ध्यान रखिएगा 80 GGC में एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी अलाउड हो जाता है, मतलब पीजीबीपी में डिस अलाउड हो जाता है, लेकिन नीचे जाके 80 GGC में ये अलाउड हो जाता है। करंट रिपेयर इज अलाउड, परंतु कैपिटल रिपेयर इज नॉट अलाउड। और जब तक बोला ना जाए यू ट्रीट रिपेयर एज करंट रिपेयर, यदि सब में आपको खाली रिपेयर दे दिया है तो यू कैन नॉट टेक अजम्पशन कि ये कैपिटल रिपेयर है, आप उसको मानिए कि ये करंट रिपेयर है, एंड करंट रिपेयर इज अलाउड। डोनेशन इज डिसअलाउड, ये तो मैंने पहले बता दिया, पर्सनल एक्सपेंडिचर आर डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है, प्रोवाइडेड लोन जो है वो ऑफिस पर्पस में यूज हो रहा है। यदि लोन आप बिजनेस पर्पस में यूज कर रहे हो तो अलाउड है, लोन पर्सनल पर्पस में यूज कर रहे हो तो क्यों अलाउड होगा, नॉट अलाउड। यदि आप लोन से कोई एसेट खरीद रहे हो तो जब तक वो एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाता तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होगा। लेकिन जैसे वो एसेट पुट टू यूज हो गया उसके बाद इंटरेस्ट और लोन अलाउड एक्सपेंडिचर माना जाएगा। सपोज आपने एक 10 लाख का लोन लिया, यू बोरोड 10 लाख एट द रेट 12% पर annum, और उससे आपने 1/4 को लोन लिया था, ठीक है, और आपने उससे 1/4 को एक एसेट खरीद ली, यू परचेज दी एसेट, और ये एसेट इंस्टॉल हुई है 1/7 को, ये एसेट इंस्टॉल हुई है 1/7 को, तो ये 3 महीने का जितना इंटरेस्ट आ रहा है ना 30,000, ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे और ये कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। और इसके बाद का जो इंटरेस्ट है 90,000, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा और ये अलाउड होगा। हाँ, क्लियर है ये बात? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे इनकम टैक्स इज डिसअलाउड, क्योंकि इनकम टैक्स को हम आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर मानते हैं। तो जब इनकम टैक्स खुद ही आपका डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है तो इसलिए जो आपने लोन लिया दैट इज आल्सो नॉट अलाउड, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे इनकम टैक्स नॉट अलाउड। ऑन द कॉन्ट्रेरी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू पे जीएसटी इज अलाउड। बात क्लियर? Any cash payment in excess of rupees 10,000 shall be 100% disallowed under section 48. तो यदि आप कोई कैश पेमेंट या बियरर चेक से कोई पेमेंट करते हैं या क्रॉस चेक से कोई पेमेंट करते हैं इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10,000, तो वो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। आप एक दिन में एक पार्टी को 10,000 से ऊपर का कैश या बियरर चेक नहीं दे सकते। एक दिन में एक पार्टी को 10,000 से ऊपर एक बिल के लिए, एक दिन में, अरे सुनो ना, एक दिन में एक पार्टी को एक बिल के लिए 10,000 से ऊपर का पेमेंट आप करेंगे तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। एक दिन में एक पार्टी को एक बिल के लिए, तीनों तीनों एक हुआ तो डिसअलाउड हो जाएगा। एक दिन में दो पार्टी को 6,000 दिया, अलाउड। एक दिन में एक ही पार्टी को दो अलग अलग बिल के लिए 6,000 रुपया दिया कैश, अलाउड। लेकिन एक ही दिन में एक ही पार्टी को एक ही बिल के लिए 10,000 से ऊपर दिया, पूरा का पूरा डिसअलाउड, सारे के सारे डिसअलाउड। समझ गए? बहुत ही गंदा था मुझे पता है, बट ओके। सारे के सारे डिसअलाउड याद रखना। लोग क्या करते हैं, 12,000 रुपया होने पे 10,000 अलाउड करके 2,000 डिसअलाउड कर देते हैं, वो गलत है यार। इट इज फुल्ली डिसअलाउड। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन इज अलाउड। वो सेक्शन 37(1) में पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। आप पे करो या मत करो वो अलाउड है। लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन आएगा नीचे थोड़ी देर बाद। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन अलाउड होता है कैश बेसिस पे, वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। दो चीज एक साथ पढ़ी थी आपने सैलरी टॉपिक में, एक आरसी और एक वीआरसी। दोनों ही एम्प्लॉय को निकालने पे पैसे दिए जा रहे हैं। इसमें एम्प्लॉय को हम निकाल रहे हैं, इसमें एम्प्लॉय
वॉलंटरीली रिटायर कर रहा है। ये खर्चा अलाउड होता है एक्रूरल बेसिस पे, और ये खर्चा अलाउड होता है कैश बेसिस पे। ये अलाउड होता है 8 इंस्टॉलमेंट में, ये अलाउड होता है 5 इंस्टॉलमेंट। तो आरसी वीआरसी मिलते जुलते टॉपिक है, लेकिन पीजीबीपी में ट्रीटमेंट एकदम अलग है। ठीक है। नेक्स्ट, एनी पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी रिलेटेड पर्सन को आप ज्यादा पेमेंट कर देंगे तो जितना आपने ज्यादा दिया उतना 48(2) में डिसअलाउड हो जाएगा। तो आपने अपने भाई को सैलरी दे दी 10 लाख रुपया साल की, वो डिजर्व करता है 6 लाख रुपया साल का, तो 6 लाख रुपया अलाउड है, 4 लाख रुपया डिसअलाउड है। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च 100% अलाउड है। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सोशल रिसर्च 100% अलाउड है। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च 100% अलाउड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन हाउस, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन हाउस फॉर साइंटिफिक रिसर्च अलाउड है। आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेंगे ना, तब भी वो अलाउड है। एक्सक्लूडिंग लैंड, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड है, एक्सक्लूडिंग लैंड। एनी कंट्रीब्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट 100% अलाउड है। 35 CCA 100% अलाउड है फॉर रूरल डेवलपमेंट। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आपका यदि शेयर स्टॉक इन ट्रेड है तो उसके लिए जो आपने एसटीटी दिया वो अलाउड है। लेकिन आपके और मेरे केस में शेयर क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो एसटीटी जो दे रहे वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो जब वो बिजनेस का खर्चा ही नहीं है तो वो अलाउड क्यों होगा, है ना। यदि शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड में है, वो तुम्हारा भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। इफ आई एम रेगुलर डीलर इन शेयर, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम डीलिंग इन शेयर, और मैं उसका बिजनेस बता सकता हूँ। यदि वो मेरा बिजनेस है तो एसटीटी अलाउड है। लेकिन यदि मैं तो बिजनेस, शेयर का बिजनेस नहीं करता ना, मैं तो ट्यूशन पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, और मैं भी साल का अच्छा खासा लाखों से ऊपर का एसटीटी देता हूँ। तो ₹1,00,000 मेरा एसटीटी जा रहा है, तो क्या वो अलाउड एक्सपेंडिचर है? आंसर इज नॉट अलाउड, बिकॉज शेयर्स आर नॉट हेल्ड एज स्टॉक बट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। इलीगल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है, पहले ही बता चुका हूँ। फेस्टिवल के खर्चे अलाउड है, कोई चाप नहीं है। आप ऐसे समझिए, फेस्टिवल के खर्चे अलाउड है टू द रीजनेबल एक्सटेंट। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स टैक्सेबल है कि नहीं है, क्या बोलते हो? तो आंसर इज रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज नॉन टैक्सेबल। रिफंड ऑफ जीएसटी इज टैक्सेबल, क्योंकि जो खर्चा पहले अलाउड होता है बाद में वो रिफंड आ जाता है तो इनकम माना जाएगा। जो खर्चा पहले अलाउड ही नहीं है वो बाद में रिफंड आ जाएगा तो इनकम नहीं माना जाएगा। तो इनकम टैक्स क्या पहले अलाउड हुआ था क्या? नो। तो इनकम टैक्स का रिफंड आना इनकम नहीं है। लेकिन जीएसटी पहले अलाउड हुआ था क्या? यस। तो जीएसटी का रिफंड आना इनकम है। बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो बोलो, आ गई क्या? आंसर इज यस। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज नॉन टैक्सेबल। वो मेरी इनकम ही नहीं है। ऐसा मत सोचना कि रिफंड ऑफ इनकम टैक्स आईफॉस में जाएगा, नहीं नहीं जाएगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स ये आईफॉस में जाएगा, ये पीजीबीपी में नहीं जाएगा, आईफॉस में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज योर पीजीबीपी इनकम, सेक्शन 41(1) में पीजीबीपी में जाएगा। लेकिन इसका भी इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ जीएसटी, ये टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड आईपॉस। बात क्लियर? ये बात तुम्हें नहीं पता था, आई टेल यू, ये बात तुम्हें नहीं पता था, ये बात तो मैंने भी चलते में बताई। एबनॉर्मल लॉस अलाउड है कि डिसअलाउड है? तो लॉ बोलता है अलाउड है। बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती है, उसमें जो लॉस हुआ दैट विल बी ट्रीटेड एज अलाउड एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट को काम करनी है, इसको छोड़ दो। ओके। फीस टू लॉयर फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स अपील, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जेंस में ही आप अपील कर रहे हो तो क्या ये अलाउड है? दो, इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंडिचर है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल करना पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एजेंट्स में यदि आप सूट फाइल करते हो तो वो लीगल एक्सपेंडिचर आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा और वो अलाउड होगा. लीगल एक्सपेंडिचर फॉर फाइलिंग सूट अगेंस्ट इनकम टैक्स अथॉरिटी इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर. क्लियर? याद रहेगा ये बात, बहुत पूछता है भाई ये बात. नेक्स्ट, ब्रोकरेज लोन. आप लोन रेज करने के लिए जो ब्रोकरेज देते हो, जो दलाली देते हो, क्या वो अलाउड है? आंसर इज यस, वो अलाउड एक्सपेंडिचर है. क्योंकि हमारे इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, उसका नाम है 228A. उसमें बोला हुआ है कि ब्रोकरेज फॉर रेजिंग लोन shall be treated as interest, or since interest is allowed expenditure, therefore brokerage for raising loan is also allowed expenditure. मतलब आप ऐसे समझ लो कि ब्रोकरेज फॉर रेजिंग लोन शैल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट. डायरेक्टर का ट्रेवल खर्चा तो अलाउड ही है, लेकिन क्या ट्रेवल एक्सपेंडिचर ऑफ वाइफ ऑफ द डायरेक्टर, क्या ये अलाउड होगा? या ट्रेवल एक्सपेंडिचर ऑफ वाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर, क्या ये अलाउड होगा? यदि वो लोग किसी मीटिंग में जा रहे हो तो भैया देखो, कई बार बिजनेस की मीटिंग में स्पाउस को लेके जाना रहता है. ऐसा ऐसा मतलब कल्चरल हो जाता है कई बार कि जैसे सपोज एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर रही है हमारी कंपनी ऑफ ऑल आवर डिस्ट्रीब्यूटर. तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी एक गेट टुगेदर है और वो फैमिली के साथ आ सकते हैं. सबको दो दो जन को लाने का है. तो वहां पे यदि मैं जाऊंगा तो वहां पे थोड़ा सा मतलब एक मतलब कस्टमरी नहीं माना जाएगा, बिकॉज एवरी बिजनेस पर्सन इज कमिंग आउट विद हिज स्पाउस. तो यहाँ पे कस्टमरी है, तो ये ट्रेवल एक्सपेंडिचर ऑफ स्पाउस विल बी ट्रीटेड एज अलाउड एक्सपेंडिचर. वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन जैसा बताया था 5 साल में अलाउड होगा कैश बेसिस में. एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग recreational center for employees is a capital expenditure and therefore ये 5 सालों मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज अलाउड प्रोवाइडेड उसका पेमेंट आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पहले कर. तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज अलाउड प्रोवाइडेड आप उसका पेमेंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पहले कर. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ इज डिसअलाउड. ठीक है ना? नेक्स्ट, बेड डेट इज अलाउड. इवन आपका पार्टी सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यदि आपने बेड डेट को बुक्स में राइट ऑफ कर दिया है तो आपका बेड डेट अलाउड माना जाएगा. बेड डेट वेयर द केस इज पेंडिंग अंडर अ सूट. आप एक पार्टी को बेड डेट डिक्लेयर कर चुके हो, आपने अपना बुक्स में बेड डेट मार दिया, जबकि अभी तक आपका केस पेंडिंग है, अभी तक कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया. हो सकता है कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट दे दे और आपको पैसा मिल जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है. लेकिन आप ये बात नहीं मान रहे हो, आपने बुक्स में बेड डेट को राइट ऑफ कर दिया, मतलब डेट को राइट ऑफ कर दिया और आप बोल रहे हो मेरा बेड डेट है. तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोल सकता है कि भैया ये कब से बेड डेट हो गया, अभी तो आपका मामला कोर्ट में है? तो लॉ बोलता है कुछ नहीं, कोई डेट बेड डेट है कि नहीं डेट है ये एसएससी खुद डिसाइड करेगा. यदि एसएससी को लगता है मेरा डेट बेड डेट है और यदि उसने बुक्स में राइट ऑफ कर दिया तो उसको खर्चा अलाउड करना पड़ेगा. कंडीशन ध्यान रखना, बुक्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा. यदि आपने बुक्स में राइट ऑफ नहीं किया और बेवजह बोल रहे हो बेड डेट है तो नॉट अलाउड. लेकिन यदि आपने बुक्स में राइट ऑफ कर दिया तो अलाउड हो जाएगा. इंटरेस्ट टू प्रोप्राइटर इज डिसअलाउड. भैया ये तो नोशनल एक्सपेंडिचर है. इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज एसेट, ये एसेट जब तक पुट टू यूज नहीं होगी तब तक इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा. ये बात मैं पहले बता चुका हूँ. बेड डेट रिकवरी आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी. यदि वो बेड डेट पहले अलाउड हो गया तो उसकी रिकवरी भी बिजनेस इनकम मानी जाएगी. बात क्लियर? जो भी एनिमल बिजनेस में यूज होते हैं, यदि वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह यूज नहीं होते, मतलब एनिमल आप लाए हो काट के बेच नहीं रहे हो या ऐसे ही बेच नहीं रहे हो, मतलब इट इज नॉट ट्रेडिंग ऑफ एनिमल, यू आर परचेजिंग एनिमल एज एन एसेट. तो ना तो उसको पर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा और न ही वो एनिमल का खर्चा अलाउड होगा. लेकिन जब भी आप उस एनिमल को बेचेंगे तो जो भी आपको लॉस होगा वो अलाउड होगा.
यानी आज यदि आपने 5 लाख का कोई घोड़ा खरीद लिया है फॉर योर बिजनेस यूज, तो ये 5 लाख अलाउड नहीं होंगे, इस 5 लाख पे डेप्रिशिएशन भी अलाउड नहीं है। लेकिन जब भी आप इस घोड़े को बेचेंगे 5 साल बाद, 7 साल बाद, सपोज उस घोड़े को बेचने पे आपको पैसा मिला 1 लाख, आपको 4 लाख का लॉस हुआ, ये लॉस बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्लियर? फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर यदि रेवेन्यू इन नेचर है तो ये अलाउड हो जाएगा, और यदि कैपिटल इन नेचर है तो ये 5 सालों में अलाउड होगा। If the expenditure is capital in nature, it is allowed in 5 equal installment. ध्यान रखिएगा, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर सिर्फ कंपनी को अलाउड होता है और किसी को अलाउड भी नहीं होता, ओनली टू कंपनी। लेकिन कंपनी को भी फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाला पूरा अलाउड और कैपिटल वाला 5 साल में अलाउड। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कंपनी क्या करेगी? कंपनी के कौन से बच्चे होते हैं? कंपनी का होता है रिलायंस क्लास तक हुआ है, छोटू रिलायंस नहीं। तो कंपनी का कौन सा फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर हो सकता है सर? कंपनी का फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर ये है कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज में फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस जनरेट करने के लिए जो खर्चा करता है वो रेवेन्यू है तो अलाउड है और कैपिटल है तो 5 साल में अलाउड है। कंपनी क्या चीज में खर्चा कर रहा है? अपने एम्प्लॉइज में फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस लिए जो खर्चा कर रहा है वो अलाउड है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय एनी अदर एसएससी शैल बी डिसअलाउड। भैया जी, ये हो गए आपके छोटे छोटे 50 के करीब पॉइंट जो आपको रिटेन रखने हैं। इतना सा याद करने से भी आपका पीजीबीपी के सम्स हैंडल हो जाएंगे। शुरू के 15 पॉइंट में एक बार वापस से बोल देता हूँ। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल वो स्पेसिफिकली मेंशन हो। कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड ही होगा अनलेस एंड अनटिल उसको लॉ ने स्पेसिफिकली डिसअलाउ किया है। कोई भी एग्जम्प्टेड बिजनेस के खर्चे अलाउड नहीं होंगे। कोई भी एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर लाइक प्रोविजन रिजर्व अलाउड नहीं होगा। इस रिगार्ड में बता दूं कि प्रोविजन फॉर रिपेयर अलाउड होता है या प्रोविजन फॉर गारंटी ये अलाउड होता है। यदि आपने एक प्रोडक्ट बेचा 5,000 में और आपने पार्टी को गारंटी दी है, गारंटी वारंटी जो भी दी है, अब उसके लिए आपको एक प्रोविजन करके रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो प्रोडक्ट खराब हो जाए। तो आप एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी जब 5,000 की सेल मारते हो तो 200 रुपया प्रोविजन फॉर गारंटी कर देते हो। तो ये प्रोविजन फॉर गारंटी अलाउड है, अदरवाइज कोई प्रोविजन अलाउड नहीं। सो गए क्या? ये प्रोविजन किसी को नहीं पता था और नालायकों किसी ने भी एक्नॉलेज नहीं किया कि नया बात सब के सब बदमाशा ये सोच रहे कि मैं सो रहा हूँ, अरे मैं जगा हुआ हूँ। नेक्स्ट, एनी नोशनल एक्सपेंडिचर, कोई भी नोशनल एक्सपेंडिचर लाइक रेंट टू प्रोप्राइटर, इंटरेस्ट टू प्रोप्राइटर, सैलरी टू प्रोप्राइटर, ये सब डिसअलाउड है। कोई भी लॉ का वायोलेशन में खर्च किया है तो डिसअलाउड है। यहाँ पे ध्यान रखना, फ्री बी टू डॉक्टर्स is disallowed, is disallowed. Penalty in violation of contract is allowed. Personal expenditure disallowed like donation. Income tax disallowed, चाहे वो सरचार्ज हो, सेस हो। जीएसटी या कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर अलाउड है। लेकिन यदि वो इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स यदि अनपेड है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे नहीं किया तो डिसअलाउड हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टी डिसअलाउड है, लेकिन एडवर्टीजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टी का एटीजीजीसी में डिडक्शंस मिल जाएगा नीचे। करंट रिपेयर अलाउड है, कैपिटल रिपेयर डिसअलाउड है, और कुछ नहीं बोला जाए तो रिपेयर को करंट रिपेयर ही मानिए। डोनेशन डिसअलाउड है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे इनकम टैक्स डिसअलाउड है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पे इनडायरेक्ट टैक्स इज अलाउड है।
हो गया क्या? अरे छोटी छोटी बातें हो गई क्या? फटाफट हो गया। अब हम लोग इनकम टैक्स के सारे छोटे छोटे प्रोविजंस फटाफट पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ही वाइटल है। मतलब मैं खुश हो जाता यदि ऐसी क्लास कोई मुझे करवा देता। तो ये मैराथन नहीं है और ये फास्ट ट्रैक भी नहीं है, ये मैराथन और फास्ट ट्रैक के बीच में। मैराथन मूव्स वेरी फास्ट, फास्ट ट्रैक मूव्स वेरी स्लो, ये दोनों के बीच में। रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, ये भैया अलाउड एक्सपेंडिचर है। यदि आपकी बिल्डिंग ऑफिस पर्पज में यूज हो रही है, बिजनेस पर्पज में यूज हो रही है, तो उसका रेंट भी अलाउड है, रिपेयर भी अलाउड है, टैक्सेस भी अलाउड है, एंड उसका इंश्योरेंस भी अलाउड है। ठीक है, इस रिगार्ड में बोलने की बात ही नहीं है कि रेंट टू प्रोप्राइटर डिसअलाउड है, रेंट टू पार्टनर अलाउड है। ठीक है, और करेंट रिपेयर अलाउड है, कैपिटल रिपेयर डिसअलाउड है। बात क्लियर? बोलने की बात ही नहीं है कि बिल्डिंग पार्टली बिजनेस यूज में हो रही है, पार्टली बिजनेस में, पार्टली पर्सनल पर्पज में यूज हो रही है, तो प्रोपोर्शनेट खर्चा अलाउड है। सेक्शन 31 डील्स विद रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर का कोई भी रिपेयर या इंश्योरेंस का खर्चा हो रहा है तो वो अलाउड है। यहाँ पे भी वही बात अप्लाई होगी, करेंट रिपेयर अलाउड है, कैपिटल रिपेयर डिसअलाउड। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32, कोई भी डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे भी हो सकता है, इनटेंजिबल एसेट्स पे भी हो सकता है। बस हम लोग लैंड पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं करते, हम लोग गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं करते। लेकिन लैंड और गुडविल को छोड़ दो तो बात बाकी सारे एसेट पे डेप्रिसिएशन अलाउड है। लैंड और गुडविल पे डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। इंटेंजिबल एसेट पे कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, नो हाउ, सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन अलाउड है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पॉपुलर रेट हम लोग बता दे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% डेप्रिसिएशन अलाउड है, कमर्शियल बिल्डिंग है तो 10% डेप्रिसिएशन अलाउड है, इतना आपको पता है। लेकिन जो बोलने जा रहा हूँ वो आपको नहीं पता। यदि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज में यूज हो रही हो तो क्या होगा, और कमर्शियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पज में यूज हो रही हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी के नेचर को फोकस करूं कि प्रॉपर्टी के यूज पे फोकस करूं, तो भाई साहब आप प्रॉपर्टी के यूज पे फोकस करिए। यदि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज में यूज हो रही है तो 10% डेप्रिसिएशन वाली है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पज में यूज हो रही है तो 5% डेप्रिसिएशन वाली है। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन है। प्लांट इन जनरल 15%, मशीनरी इन जनरल 15%, कार, कार इज अ टाइप ऑफ मशीनरी 15%, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%, कंप्यूटर 40%, लैपटॉप 40%, सॉफ्टवेयर 40%। तो सर सॉफ्टवेयर तो इंटेंजिबल एसेट हो गया, जो कंप्यूटर के साथ मर्ज होकर सॉफ्टवेयर आ रहा है वो कंप्यूटर की डेफिनेशन में चला जाएगा, और जो सॉफ्टवेयर आप सेपरेटली परचेज कर रहे हो वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में चला जाएगा। क्लियर? कंप्यूटर एसेसरीज सच एज प्रिंटर, यूपीएस, ये भी इस केस स्टडी में डिसाइड हुआ था कि ये भी कंप्यूटर की तरह ट्रीट करिए, 40% एप्रिसिएशन दीजिए। ये लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये केस स्टडीज में डिसाइड हुआ, आप एग्जाम में करके आ सकते हो। यानी प्रिंटर, यूपीएस, इन सब पे भी 40% एप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। कुछ कुछ बच्चों का चेहरा नजर आ रहा है, बात बात की बच्चे तो बुर्का पहन के बैठे हैं। मैं उन्हें बताऊं, जो बच्चों का चेहरा नजर आ रहा है ना, उन्हें एक फंडामेंटल बात बताओ, और जिन बच्चों का चेहरा नजर नहीं आ रहा उनको भी एक बात बताओ। पढ़ते समय आपको चेहरे पे एक एक अलग ही जबरदस्ती सही मुस्कान रखनी चाहिए। यू मस्ट बी ए स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस का ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन है। इफ यू आर स्माइलिंग एंड स्टडिंग तो आपके दिमाग में वो ज्यादा देर रिटेन रहेगा, और आप ऐसे सूमड़े होकर पढ़ रहे हो ना तो आपके दिमाग में वो नहीं जाएगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स ट्राई टू डू सम एक्टिविटीज जिससे बच्चों को बीच बीच में हंसी आए। टीचर्स आर नॉट जोकर्स, लेकिन ज्यादातर टीचर्स ट्राई करते हैं कि बच्चों को बीच में हंसा दूं, डिलिबरेटली ट्राई करते हैं, नॉनसेंस बातें बोलते हैं जिससे बच्चे बीच बीच में हंसे, एंड दे आर जेन्युइनली कॉल्ड गुड टीचर्स। बच्चे भी उनको ज्यादा एडमायर करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी क्लास में उनको याद हो जाता है। ये इसलिए नहीं
कि वो बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, इसलिए भी क्योंकि वो बीच बीच में बच्चों को हंसाते हैं। हंसाने के कारण बच्चों का दिमाग खुला हुआ रहता है, एनर्जी बढ़ी हुई रहती है और आपको याद रहता है। अब इस तरह की क्लास जहाँ पे फास्ट ट्रैक चल रहा है वहां पे बीच में जोक मारूंगा तो थोड़ा अलग हो जाएगा, बट आई विल ट्राई। लेकिन आप डिलिबरेट स्माइल करोगे तब भी पर्पस फुलफिल हो जाएगा। पर्पस से मतलब है कि कॉमेडी से मतलब है, सब पर्पस से मतलब है। तो पर्पस ये है कि बीच बीच में स्माइल मार दो ताकि दिमाग ज्यादा देर और ज्यादा डेप्थ में कंटेंट ले पाए। चलो आगे बढ़े। तो बुक्स की बात कर रहे थे अपने। बुक्स में, बुक्स पे डेप्रिसिएशन भैया 40% अलाउड है, बात खत्म। भले कोई भी नेचर की बुक्स हो, सब पे 40% डेप्रिसिएशन अलाउड है। चाहे आप रामायण लेते बैठे हो या चंपक लेते बैठे हो, दोनों पे ही 40% डेप्रिसिएशन अलाउड है। सो टैक्स की बुक में 40% डेप्रिसिएशन अलाउड है, ठीक है। सर टैक्स तो बुक तो अगले साल कम ही नहीं आएगा, उसके ऊपर तो 100% अलाउड होना चाहिए। आई एग्री, लेकिन मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% हो चुकी है, इसलिए 40% से बेसी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं कर पाएंगे, तो भैया 40% ही अलाउड है, ठीक है। बुक्स ओन्ड फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग इन द बिजनेस ऑफ रनिंग लाइब्रेरी, तब भी भैया 40% ही अलाउड है। फायर एक्सटिंग्विशर पे 15% डेप्रिसिएशन अलाउड है। ओशन गोइंग शिप पे, भैया ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हो रही है, रहने दो, 20% अलाउड है। कोई भी लॉरीज, टैक्सीज, इन सब पे जो हायरिंग पर्पज में यूज होता है, 30% डेप्रिसिएशन अलाउड है। एरोप्लेन, एरो इंजिन पे 40% डेप्रिसिएशन अलाउड है। एनर्जी सेविंग डिवाइस पे 40% डेप्रिसिएशन अलाउड है। और सारे इनटेंजिबल एसेट पे एक ही रेट है, 25%। तो पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, नो हाउ, सब पे 25%। वापस से याद दिला दूं, गुडविल पे और बिल्डिंग पे गुडविल पे और लैंड पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता। बच्चे बड़े मासूम, उन्हें पता ही नहीं है कि लैंड और रोड अलग अलग चीज है। रोड पे बिल्डिंग की तरह 10% डेप्रिसिएशन अलाउड है, परंतु लैंड पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। तो जो सपोज आपका एक पेट्रोल पंप है और आपका पेट्रोल पंप बहुत बड़ा है, तो आपने मतलब उस पेट्रोल पंप की रोड आप कांस्टेंट रिपेयर कराते रहते हो हर 2-3 सालों में, तो उस रोड पे बनाने का अच्छा खासा खर्चा होता है। तो क्या वो रोड का खर्चा अलाउड होगा? आंसर इज यस, उस पे डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। आपकी फैक्ट्री के अंदर की रोड टूटती रहती है, आप बनवाते रहते हैं, लाखों रुपए का खर्चा होता है, वो रोड का खर्चा अलाउड है, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड है 10% की रेट से। रोड इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड समथिंग अलग चीज होती है, ठीक है। ओके, चलो भैया आगे बढ़े आगे बढ़े। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्लेम करने की क्या कंडीशन? तो भैया कंडीशन बहुत सिंपल है, एसएससी मस्ट बी द ओनर एंड एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। यदि एसएससी ओनर नहीं है तो डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, और यदि वो बिजनेस पर्पस में यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। अब ओनर में भी दो पार्ट हो गया, ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर एज वेल एज बेनिफिशियल ओनर। हाँ, और हायर परचेजर को माना, हायर परचेजर टेक्निकली लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा तब ओनर बनेगा, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन हायर परचेजर को हम ओनर ही मानते हैं और डेप्रिसिएशन अलाउ कर देते हैं। तो यदि आप कोई एसेट हायर परचेज पे लिए हो तो उसका जो कैश प्राइस है उस पे आपको डेप्रिसिएशन अलाउड हो, ठीक है। एसेट मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस पर्पज, और यहाँ पे यूज इंक्लूड्स पैसिव यूज। पैसिव यूज मतलब रेडी टू यूज। रेडी टू यूज मतलब अभी आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, परंतु एसेट रेडी है। जैसे आपका दिमाग अभी आप यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, परंतु रेडी टू यूज है, तो इसका डेप्रिसिएशन, इट इज कॉल्ड पैसिव यूज। आगे बढ़े। सर हम लोग अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, सर हम लोग आपको जज कर रहे हैं। मार खाएंगे जज करो, चुपचाप पढ़ो। ब्लॉक ऑपोजिट डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट पे ही अलाउड है, एक एक एसेट पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता। एक जैसी जितनी एसेट है उसका झुंड बना के उस झुंड पे डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है। एक ही झुंड में जाने के लिए, मतलब एक ही ब्लॉक में जाने के लिए दो एसेंशियल कंडीशन है। पहला, द रेट मस्ट बी सेम, एंड नंबर 2, नेचर मस्ट बी सेम। झुंड का फंडा यही है, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप देन उस ग्रुप के जो लोग है उसके साथ आपका नेचर मिलना चाहिए, और उस ग्रुप के जो लोग है उसके जितना आपके पास पैसा भी होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ग्रुप को ज्वाइन मत करो जो बहुत पैसे वाले हैं, फालतू आप तकलीफ पाओगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, रेट सेम होना चाहिए एंड नेचर सेम होना चाहिए।
तो फर्नीचर का रेट भी 10% है और बिल्डिंग का रेट भी 10% है, लेकिन ये दो अलग अलग ब्लॉक बनते हैं क्योंकि दोनों का नेचर अलग है, ठीक है। और प्लांट और मशीनरी दोनों पे 15% डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, दोनों की रेट सेम है, लेकिन दोनों का नेचर अलग है, इसलिए प्लांट अलग ब्लॉक है, मशीनरी अलग ब्लॉक है। बात क्लियर? गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, चाहे वो गुडविल बिजनेस की हो या प्रोफेशन की हो, ठीक है। सेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ब्लॉक ऑफ एसेट। आओ आगे बढ़े। प्रोसीजर आपको पता ही है कि पहले हम लोग ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक लेते हैं, उसमें एक्चुअल कॉस्ट यदि कुछ इस साल ऐड हुआ है तो उसको ऐड कर देते हैं, उसके बाद कुछ एसेट सेल हुई है तो जितना सेल हुआ उसको लेस कर देते हैं, जो बचता है उसको ऊपर डेप्रिसिएशन मार देते हैं, और डेप्रिसिएशन हमेशा इसी वैल्यू पे मारते हैं, ये जो वैल्यू है ना इसी पे डेप्रिसिएशन मारते हैं। ये जो XYZ है ना क्लोजिंग WDV बिफोर डेप्रिसिएशन, इसी पे हमेशा डेप्रिसिएशन। यदि आपने साल के बीच में कोई एसेट बेच दी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 3 अप्रैल को बेचिए या 30 मार्च को बेचिए, वो ब्लॉक से लेस हो जाएगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। इफ एनी एसेट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं, साल के अंत में बेचिए। एसेट अरे